नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले, भी बातें नहीं अभी। क्या पढ़ रहे हैं अभी? और हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है? मध्यकालीन भारत। भारत का इतिहास। बातें नहीं हुई। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है हमने कई पार्ट, मेरे बच्चों मैंने तुम्हें बताया था, हमने पढ़ा। तो इसमें हमने एक पार्ट पूरा कर लिया है जिसमें मैंने बताया था भी अरबों का भारत पर आक्रमण में। बातें नहीं भी तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, बातें नहीं सुन लो। अरबों का भारत पर आक्रमण, इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया मेरे बच्चे? हमने पहला तो इसमें पढ़ा है इस्लाम धर्म पढ़ा, इस्लाम धर्म पढ़ा। उसके बाद हमने किया महमूद बिन कासिम पढ़ा। उसके बाद किया हमने मोहम्मद गजनवी या गजनी, जो भी है कोई बात नहीं, गजनी पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा महमूद है या मोहम्मद है, हाँ जी कोई बात नहीं, वो तो चला, हाँ जी महमूद भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना भी, एक ही बात है, तुम ध्यान रखना, महमूद है गोरी में। ये हमने पढ़ लिया है मेरे बच्चे, ये जो मैंने लिखा है ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं बाद में लिखूंगी, पहले इनको मैं 5 मिनट जो है रिवीजन दे देती हूँ, क्या क्या पढ़ा है, मेन पॉइंट क्या है। एक तो अरबों का पहला आक्रमण किसने किया था वो बताइए। पहला अरब जो आक्रमणकारी था वो कौन था बताइए। हाँ जी बोलो, क्या बोलो, क्वेश्चन तुम क्वेश्चन आ गया, सारे नाम दिए तुम, ऑप्शन मान लो इस्लाम धर्म को छोड़ दो, बाकी तीनों ऑप्शन में दे रखे हो, क्या जाओगे? मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अरब आक्रमणकारी पूछे तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। पहला तुर्की आक्रमण पूछे तो पहला तुर्की आक्रमण मैंने लिखा है नाम, कौन? हाँ, तो ये ध्यान रखना, मैंने अन्य बिंदु में ये मेन पॉइंट तुम्हें नोट करवाया था। सबुद्दीन जो था, किसका पिताजी था सबुद्दीन? मोहम्मद गजनी का था या गोरी का था? गजनी का था। तो याद रखना, मैंने अन्य पॉइंट जो मुख्य प्रमुख बिंदु तुम्हें बताती हूँ ना, वो किसी भी पेपर में आए होते हैं भी, उनके बारे में बहुत सारी बातें, ये जरूरी नहीं है हमने तो एक एक पेज में लिखी है, 5-5 7-7 बातें लिखी है, बहुत सारी बातें होगी ना इनके बारे में, तो कुछ की पॉइंट होते हैं वो मैंने तुम्हें नोट कराया, तो वो याद रखना। पहला अरब आक्रमणकारी पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम पे जाना है, एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछे पहला तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण जो किसने किया था? सबुद्दीन ने किया था, जो मोहम्मद है गजनी का पिताजी था। ठीक है, अगर सबुद्दीन नहीं दिया तो मोहम्मद गजनी पे चले जाना। ठीक है, इनके पिताजी ने जो किया था वो किया था कौन सा? मुल्तान पे किया था। कहां किया था? मुल्तान पे किया था। ठीक है, उसके बाद गजनी ने क्या? मुल्तान पे किया, उन्होंने फिर पंजाब के क्षेत्र पे किया, फिर आगे बढ़ाई। ठीक है, अरे क्लियर है? हाँ, ये ध्यान रखना। कई एक मेरे बच्चे महमूद गजनी जो है, गजनी के बारे में और क्या पढ़ा रे बताओ रे, मैं तो भूल गई, अब तुम बताओगे तब याद आएगा क्या क्या क्वेश्चन। मेन पॉइंट क्या था? हाँ जी, और जो है अगर पूछे भी मोहम्मद गजनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा या जो है धन लूटना चाहा? धन लूटना। और मोहम्मद गोरी का क्या तजुर्बा था? साम्राज्य का विस्तार करना।
तो याद रखना, ठीक है। ऐसे क्यू पॉइंट आते हैं, ये तुमसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे ना, वहां तुम्हें फंसा देगा, वहां यही कहेगा, क्योंकि तुम्हें उस टाइम लगेगा भी बाहर के आक्रमणकारी है तो साम्राज्य का विस्तार ही चाहते होंगे, फिर तुम्हें लगेगा भी हाँ ये जो है, तो गजनी तो धन लूटना चाहता था और गोरी क्या चाहता था, साम्राज्य का विस्तार चाहता था। तो गोरी के साथ गजनी का हमने किया, जो उन्होंने इसमें उन्होंने एक तो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, मेन क्वेश्चन है, 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया, 17 बार आक्रमण किया। उसके बारे में 17 बार आक्रमण में वो पूछ लेगा भी, पहला आक्रमण पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना वो 1000 ईस्वी से शुरू होता है और 1027 ईस्वी तक वो कितनी बार आक्रमण करता है, 17 बार करता है। तो ये जो है ऐसे तुम बीच में याद रह जाएंगे, तो मैंने 5-4 तुम्हें निकाल दिए हैं, 5-4 तो बता ही दिए थे। और जैसे तुम हरियाणा जी के पढ़ते हो तो वहां भी पढ़ोगे गजनी का, जैसे 1014 वाला जो है कहाँ किया था, थानेश्वर पर किया था, स्थानेश्वर, थानेश्वर भी बोल देते हैं उसको, स्थानेश्वर पर किया था, वो ध्यान रखना, ठीक है। निकालोगे, ये किस इतिहासकार ने कहा, उन्होंने 17 बार आक्रमण किया, सर हेनरी इलियट नाम का जो है एक इतिहासकार था, उन्होंने कहा भी जो है गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और उसका मेन जो मुख्य उद्देश्य क्या था, धन लूटना था, ठीक है। और उन्होंने जो है सोमनाथ वाला बहुत बार पूछा जाता है, जो 16वां आक्रमण था मेरे बच्चों, 16वां आक्रमण था, जो किस पे किया, सोमनाथ के मंदिर पे किया। सोमनाथ का मंदिर जो है कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे, गुजरात में पड़ता है, याद रखना। और उस टाइम जो कौन सा वंश था वहां, चालुक्य वंश था, और कौन था, भीमदेव प्रथम था, फर्स्ट था, कौन था बताओ, प्रथम था ना। सेकंड फिर भी जिक्र किया हमने, तब कब किया, जब गौरी कर रहा था, याद रखना मेरे बच्चे, ये तुम कंफ्यूज मत होना। पहला जो कर रहा था चालुक्य ही बस था, कौन सा, कल्याणी चालुक्य है, मैंने तुम्हें दोनों बताया भी, भीमदेव है दोनों का। सोमनाथ का वो सीधा पूछ सकता है, कई बार तुम्हें जो ज्यादा टफ बनाता है ना, एक तो सीधा ही दे देता है भीमदेव था, प्रथम ना लिखता ना सेकंड लिखता, तब तो तुम चले जाओगे भीमदेव था। अगर मान लो प्रथम और सेकंड दोनों ही दे दिए, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे भी प्रथम था सेकंड था। तो गजनी ने किया तब वो प्रथम था, गोरी करता है तब वो सेकंड था चालुक्य वंश से। आज हम राजपूत वंश पढ़ेंगे तब भी चालुक्य वंश पढ़ेंगे, तो उस टाइम ये सारे मिक्स चल रहे थे। क्लियर है, क्लियर। उसके बाद जो है इससे तो याद करना, ये 17 आक्रमण ये बात पूछता है मेन, ठीक है। जो मेन तुम्हें मैंने की पॉइंट बता दिया, बाकी तुम्हें याद करना है, बाकी मैंने सारा लिखा दिया। मोहम्मद गोरी का अगर पूछता है तो मेरे बच्चों इसमें वो 2-3 पूछता है, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई और चंदावर का युद्ध। तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई वो किन किन के बीच में हुई थी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। और जो पृथ्वीराज चौहान था मेरे बच्चों, ये चौहान बस था, ये कौन सा क्षेत्र था, अजमेर और दिल्ली वाला क्षेत्र था। मैंने कहा अजमेर में तो वो उनका जो है मतलब पियर था, मतलब जो मायका हम बोलते हैं, हमारे गांव था उसका, मतलब जिनका बसंत रहते थे चौहान बस के अजमेर में। परंतु जो है दिल्ली वाला क्षेत्र था ना, वो उसका ननियाल पक्ष से था। ननियाल पक्ष में जैसे मैंने ये बताया था, तुम्हें अगर किसी बच्चे ने मेरे को पता तुम नोट कम करते हो, मैंने कहा हमेशा मैं जो भी बोलती हूँ वो नोट किया करो, ये आगे बहुत काम देंगे मेरे बच्चे। जैसे दिल्ली एग्जाम में क्वेश्चन आया मेरे बच्चे, दिल्ली जो है किसने बसाई, किसने स्थापित की, दिल्ली जो है किसने बसाई थी, किसने बताई, बताओ फिर तुमने नोट किया है तो। तुम कहते हैं हमने नोट किया मैडम, तो बताओ। हाँ जी, वेरी गुड। किस बस का, तोमर बस का, वेरी गुड। सभी ने नोट नहीं किया ना, फिर तोमर बस मेरे बच्चों, अनंगपाल, अनंगपाल तोमर। इसमें भी आगे तोमर द्वितीय होगा, फर्स्ट होगा, ये आगे हम जिक्र करेंगे। अभी तुम्हें क्या याद रखना है, सिर्फ अनंगपाल तोमर से याद रखना है। ये तोमर वंश का था जिन्होंने दिल्ली को स्थापित किया, दिल्ली स्थापित की थी, दिल्ली की स्थापना की थी।
और इसी तोमर बस से जो है चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान है, उसकी माँ थी तोमर बस की। तो है उसके ननिहाल पक्ष में जो है अनंगपाल तोमर कहते हैं, उनके जो है भाई मामा जी और थे किसके, पृथ्वीराज चौहान के। तो वहां उसके आगे जो उत्तराधिकारी नहीं थे, तो इसलिए चौहान ने ही वहां अपना शासन किया। तो उनका दोनों जगह शासन था, अजमेर राजस्थान वाला क्षेत्र और दिल्ली वाला क्षेत्र, याद रखना। क्लियर है? अरे हमें ननिहाल से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो लिंक जोड़ के पढ़ा रही हूँ तुम्हें, ताकि याद रह जाए ना। हम अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो याद रह जाती है, वहां थोड़ी पूछेगा भाई जो है पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल कहाँ था, तो ननिहाल भाई उनका दिल्ली था। तोमर तो यही रहते हैं, तो तोमरों ने ही दिल्ली बसाई। हमें याद रखना है भी दिल्ली की स्थापना किसने की थी, तोमर बस ने की। बस पूछ ले और प्रॉपर पूछ ले तो किसने की थी, अनंगपाल तोमर ने की थी। ये अनंगपाल तोमर जो आगे आएगा और भी आएगा ये, परंतु याद रखना, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे बच्चे तुम की पॉइंट याद रखोगे, आगे जैसे पढ़ते हो तो तुम्हें इतना नहीं लगेगा अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं। उसके बाद जो अगर बात करें मेरे बच्चों, गौरी ने पहली जो लड़ाई की थी तराइन की, तराइन वाला वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, कौन सा है मेरे बच्चे, करनाल का है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। जैसे कलिंग वाला क्षेत्र कौन सा है, ओडिशा है। कौन सा है, उड़ीसा नहीं बोलना, एक तो ओडिशा बोलना है, ठीक है। मैं ऐसे सुध है सुध तो मैं खुद ही बोल जाती हूँ कई बार आगे पीछे, परंतु तुम्हें ध्यान क्या रखना है मेरे बच्चे, वहां पूछ ले, क्या पता तुमसे भी ओडिशा है, पहले उड़ीसा था, तो तुम्हें कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। पहले उड़ीसा था, वो लगता था, अब वो लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे, तराइन में पहले कौन हार गया था, तराइन मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और जो है उसके बाद जो है उधर जो कनौज वाले क्षेत्र में कौन सा वंश था, गढ़वाल वंश था। और गढ़वाल वंश का जो राजा कौन था उस टाइम, गढ़वाल वंश जयचंद था। और जो है जयचंद की बेटी और जो पृथ्वीराज चौहान की उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद ये जयचंद को पसंद नहीं आता, जयचंद जो है किसको नौता भेजता है, अभी आजा तू अब की बार, मोहम्मद गौरी को। तो दूसरी लड़ाई कब होती है तराइन की, 1192 में होती है। उसमें कौन जीत जाता है, कौन जीत जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और मोहम्मद गौरी जो जीत के और किसको बंदी बना के साथ ले जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। ये बात कौन कहता है, चंद्रबरदाई कहता है। ये बात कौन कहता है, चंद्रबरदाई कहता है। और चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो लिखी थी। याद रखना मेरे बच्चे, बहुत बार पूछी गई है। अब उसी चंद्रबरदाई का अब दोबारा जिक्र आएगा। उसके बाद जो मेरे बच्चों चंदावर का युद्ध किन किन के बीच में होता है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। कब होता है, 1194 में। तो तीनों युद्ध याद हो गए। तराइन की पहली लड़ाई 1191, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में, चंदावर का युद्ध 1194 में। व्यक्ति एक है मोहम्मद गौरी, वहां जो तराइन की दोनों लड़ाई वहां पृथ्वीराज चौहान, और चंदावर में कौन आ जाएगा, जयचंद। चंदावर में चय ना, जयचंद में चय, तो याद रख लेना, ऐसे याद रह जाएंगे, क्योंकि वहां एग्जाम में याद नहीं रहता। तो छोटे छोटे ट्रिक्स तुम अपने आप बना लिया करो, ठीक है, और जोड़ के पढ़ लिया करो ताकि याद रहे। वहां मिलान में आ जाता है ना, तो हम कंफ्यूजिंग बहुत होती है। तो चय से याद रख लेना, जयचंद में चय आता है और चंदावर में चय आता है, याद रह जाएगा ना, 1194 में। क्लियर है बच्चा? उसके बारे में बस ये 3 बातें पढ़नी है तुम्हें, ठीक है। मोहम्मद गौरी अपना एक गुलाम छोड़ के जाएगा, वो कौन छोड़ के जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाएगा। कौन छोड़ के जाएगा मेरे बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक। वह कुतुबुद्दीन ऐबक है जो दिल्ली में किस बस की नींव रख देगा, गुलाम बस की। और उसी गुलाम बस से क्या शुरू हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी, जो कब है, 1206 से। उससे पहले हम मेरे बच्चों दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, राजपूत वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे, राजपूत वंश पढ़ेंगे। आज हमारा होगा उससे कुछ क्वेश्चन और है। आज तारीख कौन सी है, 19 जनवरी है। 19 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं, राजपूत वंश। इसमें कुछ खास तो बातें नहीं है, परंतु मेरे बच्चे तुम्हें पढ़ना है, लिखा है तो बीच में हमें पढ़ना पड़ेगा। कुछ एक पॉइंट है, लिखेंगे तो हम बहुत कुछ, परंतु कुछ के पॉइंट याद रखने हैं तुम्हें। पहले तो अगर राजपूत वंश की बात करें मेरे बच्चों, इसके अगर मैं परिचय में तुम्हें कुछ बताऊं,
इसका परिचय में तुम्हें अगर मैं कुछ बात बताऊं तो इसका परिचय में अगर बात करो तो ये राजपूत वंश जो है ये कहते हैं भी 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा था, और कई जो पुस्तकें तुम्हें 8वीं शताब्दी देगा, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। याद रखना, ये पूछ सकता है भी राजपूत वंश जो है कब से लेके कब तक रहा था। तो यह है 7वीं से 8वीं, 7वीं से 12वीं या 8वीं से 12वीं, दोनों याद रखना है। तुम्हें निकालना कैसे है, अब तुम ये कहो मैडम ऑप्शन में दोनों शायद ही दे, और ना दे तो पहले पे जाना तुम्हें, पहले 7वीं से 12वीं, और ऑप्शन क्या पता कई बार 7वीं ना दे के 8वीं दे देता है, तो याद रखना तुम्हें, ठीक है। कोई 8वीं शताब्दी कहता है, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार है। तो क्लियर मेरे बच्चों, इतना ध्यान रखना। उसके बाद जो है हम कुछ इतिहासकार जो है मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ, लिखो तो लिख लेना, परंतु अगर याद रहेगा, क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो कुछ बता पाओगे। एक जो है मेरे बच्चे स्मिथ नाम का व्यक्ति था, और एक जो है कर्नल है जेम्स टोड था। मैं लिख देती हूँ, पहले सुनना है तुम्हें फिर लिखना है। एक कर्नल है जेम्स टोड था, एक स्मिथ था। ये क्या थे मेरे बच्चे, इतिहासकार थे। क्या है ये, इतिहासकार है। तो नाम से क्या लग रहा है, हमारे भारत के इतिहासकार है, ये बाहर के विदेशी इतिहासकार है। क्या है, विदेशी। क्या है मेरे बच्चे, नाम से लग रहा है ना विदेशी इतिहासकार है, ये विदेशी इतिहासकार है। तो इसके पीछे विदेशी लगा के तुम जातियां लिख लेना, इससे मैं बताऊंगी तुम्हें क्या पता चलेगा, जातियां। अब सुनो क्या है, ये जो है जेम्स है, सुनो रे मेरे बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे, पूछ भी सकता है। कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ कहते हैं भी ये राजपूत वंश जो है ना, ये जो बाहर के जो शक आए, कुषाण आए, उनके कुछ मतलब जैसे मैंने कहा भी एक बार जो है साम्राज्य बहुत चरम सीमा पे पहुंच जाता है, और उनके कुछ जो है दूत रह जाते हैं। अरे रह जाते हैं, नहीं रह जाते, जैसे उनके सैनिक हो गए, उनके वो रह जाते हैं। तो वो एक बार तो कमजोर रहे, बाद में वो एक टाइम के बाद बड़े पावर के रूप में उभर कर आते हैं। ये कहते हैं कौन, कर्नल जेम्स और टोड, जो किन के बारे में, राजपूत वंशों के बारे में। ये कहते हैं भी ये कुछ जातियां थी, किन की, शक और जो है कुषाण वंश के। कुषाण जो है बस हम पीछे पड़ा है हमने, उनकी जो है पूर्व मतलब जो उनकी पीढ़ी, जो उनके उत्तराधिकारी है वो रहे होंगे। ये इनका ओपिनियन है, अलग मैं हमारे इतिहासकार लिखूंगी वो भी बताएंगे कुछ। तो समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा, समझ में आया तुम्हें, आया नहीं आया, सुन कोई बात नहीं, हम लैंग्वेज बदल देंगे। ये कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ ये कोई राजा महाराजा नहीं है, ये इतिहासकार हैं। इतिहासकार समझते हो, जैसे मान लो हम कुछ आज के टाइम में कुछ लिख रहे हैं तो हम इतिहासकार हो गए ना भाई, उस टाइम में ये था भी, ये अब मोदी के बारे में मैं कुछ लिखूं, लंबे टाइम तक जब तक मोदी रहे तो हमारे लिए तो राजा अभी वो ही है, तो उनके बारे में लिखूं। आने वाले में जब ये वायरल हो जाए तब कोई व्यक्ति ये कहे भी ये जो है उस प्रमीला मैडम ने ये लिखा, और कोई और इतिहासकार हो उन्होंने कहा, कोई चढ़ा इतिहासकार हो, मतलब जिनकी पहुंच ज्यादा हो, कोई वायरल हो जाता है ना सबसे ज्यादा, तो हो सकता है उसकी ज्यादा माने। मैं एक छोटा सा हूं भाई, मैं एक छोटी सी जगह हूं और मेरी इतनी ज्यादा कुछ भाई वायरल ना हुई हो कोई बातें, तो मेरी क्या पता लोग, क्या पता मैंने ऑथेंटिक लिखी हो परंतु जाने ना, और कोई ज्यादा वायरल हो तो उसकी जाने। तो ये जो हमारे ओपिनियन थे आगे आगे, तो उसमें से ये बाहर के कुछ इतिहासकार हैं, तो उन्होंने जो है हमारे देश के जो राजपूत वंश हुआ उनके बारे में ये कहा भी ये जो है भारत का राजपूत वंश नहीं है, ये जो बाहर के शक और जो कुषाण जो राजा रहे ना बाहर के आए, उनके कुछ है उत्तराधिकारी रह गए, वो बाद में एक अच्छी व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आए, ये उन्होंने कहा। समझ में आया, समझ में आया। इतिहासकारों ने कहा है मेरे बच्चे भी उनके जो है उत्तराधिकारी रहे ये राजपूत वंश, उसके उत्तराधिकारी मतलब उनके बेटे पोते या उनके सैनिक जो है उनके उत्तराधिकारी आए। समझ में आया। उसके बाद जो है लिखो, हमारे इतिहासकार है एक गौरी शंकर और हरिचंद ओझा, लिखो व्यक्तियों के नाम लिखो, गौरी शंकर
गौरीशंकर, इसमें हरिचंद और एक ओझा। 3 इतिहासकार है मेरे बच्चों, एक ओझा नाम का, ओझा। ये 3 इतिहासकार भारतीय इतिहासकार हैं। ये कहते हैं ये प्राचीन क्षेत्रीय वंश के हैं। ये जो है इतिहासकार क्या कहते हैं, ये कहते हैं भी जो राजपूत वंश, सारी राजपूत वंश की बात चल रही है, ये कहते हैं ये प्राचीन क्षेत्रीय के वंशज है, वंशज है। कौन कहते हैं? गौरीशंकर, हरिचंद और जो है ओझा, ये हमारे इतिहासकार है, भारतीय है। ये कहते हैं प्राचीन जो है क्षेत्रीय वंशज है, उनके जो है वंशज है ये कुछ। क्लियर? क्लियर मेरे बच्चे? उसके बाद लिखो चंद्र बरदाई। ये तो इतिहासकार सुन ही लिया तूने, नाम किसका? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी रे? पृथ्वीराज रासो। कौन सी लिखी है? पृथ्वीराज रासो। इन्होंने एक जो सिद्धांत दिया है मेरे बच्चों, अग्निकुंड, अग्निकुंड में उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत लिखूं, बता दूंगी, तुम लिखते जाओ, सारी बातें तुम्हें बताऊंगी। अग्निकुंड में उत्पत्ति का सिद्धांत, कुछ समझ में आया? अब सुनो क्या है। चंद्र बरदाई के नीचे लिख लो मेरे बच्चे 36 गोत्र, गोत्र। गोत्र तो जानते हो, कुल जो होता है हमारा गोत्र होता है। अब सुनो क्या है, अब तुम्हें 2 बातें याद रखनी है। अग्निकुंड में उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाला कौन था? चंद्र बरदाई कहता है भी जो है एक ऋषि हुए हैं, विशिष्ट ऋषि। सुन लो, पहले कहानी सुन लो फिर लिख लेना। चंद्र बरदाई ये कहता है अपनी पुस्तक इस अग्निकुंड के उत्पत्ति का सिद्धांत में, वो बताता है भी जब बहुत ज्यादा पाप फैल जाता है ना, बहुत ज्यादा बुराई आ जाती है, तो ऋषि कुछ है, जैसे कुछ अच्छे व्यक्तियों का जन्म भी होता है। जैसे अब कह रहे हैं ना भी कलयुग तो अब कुछ भी नहीं है, आने वाले में कलयुग में तो हमें बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। मान लो सपोज करो तुम, अभी भी हम कहते हैं 95% जनता ऐसे बकवास है, 5-7% हम विश्वास के लायक, परंतु बता नहीं सकते भाई मैं सही हूं या गलत है तुम। आज का जो युग चल रहा है, पर कहते हैं इससे भी भयंकर युग आएगा कलयुग। अभी तक तो कुछ भी नहीं है, माँ बहन बेटी कुछ भी फर्क नहीं रहेगा भी कौन किसकी बेटी, कोई मतलब नहीं होगा दुनिया से, दुनिया को भाई बहन है या बेटी है कोई। अभी तक तो बहुत कुछ ठीक है, कहते ऐसा भयंकर आएगा। तो उस भयंकर में भी तो कोई भगवान आएगा, कोई साधु महात्मा आएंगे। ये नहीं है भी सृष्टि जो है उसको बाद में फिर वही सिरे से। तो जैसे है उन्होंने कहा भी जब ये जो है चल रहा था, बहुत कुछ गलत हो रहा था पृथ्वी पे, तो चंद्र बरदाई कहता है भी जो ये राजपूत वंश है ना, ये जो है एक ऋषि विशिष्ट हुए हैं। सुन लेना पहले, फिर बाद में लिख लेना तुम्हारी लैंग्वेज में। चंद्र बरदाई कहता है भी एक ऋषि हुए हैं, ऋषि विशिष्ट नाम का। जो ऋषि विशिष्ट हुआ है ना, ये जो है इन्होंने एक क्या करवाया, हवन करवाया, अग्नि हवन करवाया। उस हवन से इन जो है राजपूत वंशों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। कौन कहता है? चंद्र बरदाई कहता है। ये उनके ओपिनियन है। अब तुम ये कह सकते हो महाभारत सत्य है, रामायण सत्य है, क्या लोगों की दिमाग की उपज है? कुछ नहीं कह सकते मेरे बच्चे, हमारे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। हमने सुना, हमने पढ़ा, हमने बिलीव किया। मैंने कहा तुम्हें पता है सरस्वती माँ ऐसी थी भाई, ये तो हमने अलग अलग, हम जैसे कंडीशन बदलती है हम चेंज करते जाते हैं, और बच्चा जैसे ही देखता है उसके मन में पिक्चर बन जाती है भी ऐसी होगी। अरे समझ रहे हो मेरी बात? समझे नहीं समझे? तुम पार मत पहुंच जाना कहीं समाधि ले जाओ यहाँ, पता ही नहीं चले, क्योंकि कुछ सर्दी है, हाथ पैर तो वैसे ही काम नहीं कर रहे, माइंड इतना सुना हो जाए, इतनी गहराई में हम चले जाएं तो बाद में वो क्या समाधि बन जाती है। जब ज्यादा पहुंच जाते हैं ना तो वो समाधि होती है।
अब मन चलता है तब ठीक होता है। तो सुनो, चंद्र बरदाई कहता है भी जब बहुत ज्यादा संकट आ गया तो उन्होंने किसने करवाया, ऋषि वशिष्ठ ने क्या करवाया, एक अग्निकुंड करवाया जो है, मतलब उन्होंने, और कहाँ करवाया, माउंट आबू पे करवाया। इस ऋषि ने जो अग्निकुंड करवाया वो कहाँ, माउंट आबू, आबू बोलते हैं टाबू बोलते हो, आबू बोलते, माउंट आबू पे उन्होंने एक यज्ञ करवाया, बहुत बड़ा क्या करवाया, यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से इन जो है राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई थी। उस यज्ञ से उस राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई है, जिसमें हम पढ़ेंगे परमार वंश पढ़ेंगे, गुजर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, चालुक्य वंश पढ़ेंगे, ये गढ़वाल जो है वंश पढ़ेंगे, चौहान वंश पढ़ेंगे। ये कुछ कहते हैं वहां जो है मैं बताऊंगी प्रमुख इसमें कौन कौन से हैं, जिनसे इन्होंने बताया 4 जो है वंश आए थे। उन्होंने कहा इस ऋषि वशिष्ठ ने क्या करवाया मेरे बच्चे, यज्ञ करवाया। क्या करवाया, यज्ञ करवाया। और वो यज्ञ कहाँ करवाया, माउंट आबू पे करवाया। अब तो फिर तुम माउंट आबू पे आ जाओ। चलो मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा निकाल देती हूँ बाहर। माउंट आबू कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे, राजस्थान में। वेरी गुड भाई, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे, हाँ जी वेरी गुड। ये कहाँ पड़ता है, अरावली की पहाड़ी पर, अरावली की पहाड़ी पर। अरावली की पहाड़ी जो है ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला हमारी कौन सी है, अरावली की पहाड़ी। क्वेश्चन लिखो, तुम लिखो रे सारे, मेरी आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, कुछ पॉइंट मैं तुम्हें बता देती हूँ, लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अरावली पर्वत को, अरावली पहाड़ी लिख दिया, पर्वत लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो है अगर पूछ ले तुमसे भारत में प्राचीन श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत है। क्लियर मेरे बच्चे। माउंट आबू उसका एक स्थान है जहां मान लो राजस्थान का अगर कहें भी सबसे ऊंचा, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा रे, गुरु शिखर है। हाँ जी, माउंट आबू जो है इस पे जो है सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी लिखो तुम, कौन सी है, गुरु शिखर। मैं नाम तो लिख देती हूँ, तुम लिख लेना। सबसे ऊंची चोटी है मेरे बच्चे माउंट आबू की, गुरु शिखर, गुरु शिखर। ऊपर तुम लिख लेना सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। लिखो पूरी लाइन लिखो, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का, लिखो पूरी लाइन लिख लो, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा गुरु शिखर, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है मेरे बच्चे। चोटी है ना माउंट आबू के ऊपर सबसे। क्वेश्चन आ जाए अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। जिसकी ऊंचाई लिखना चाहो तो लिख लो, या किसी बच्चे को पता है, बता सकता है रे, मैंने कहाँ लिख दिया, लिखो, लिख रखा है 1722 मीटर। सर्च मत किया करो तुम, मेरी क्लास में मत किया करो, बाद में कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अगर ऊंचाई पूछे तुमसे 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से, नीचे लिख लेना, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। जैसे मैंने बोला 1722 ऐसे तुम पढ़ा करो, 1722 ऐसे मत याद रखा करो, 1722। क्लियर मेरे बच्चे। हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो इसके बारे में, अगर तुमसे पूछ ले, क्वेश्चन है भी राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, गुरु शिखर। हाँ, राजस्थान का, गुरु शिखर नहीं दे रखा तो माउंट आबू पे जाना ऑप्शन में, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, ये तो थी इसके बारे में कुछ जानकारी। अब तुम्हें क्या करना है, अरावली पर्वत को लेके पीछे बहुत चर्चाओं में रही थी अरावली। तो ये अरावली कहां से शुरू होती है मेरे बच्चे, गुजरात,
राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये दिल्ली मत लिख लेना, दिल्ली लिख लेना, दिल्ली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मैंने लिखा तो उस दिन भी दिया था, ये ध्यान रखना भी जो अरावली पर्वतमाला है जो कौन कौन से स्टेट में है और कौन से यूटी में है, तो पूछ सकता है यार, अलग अलग भी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यूटी तो एक ही है, कौन सी है, दिल्ली है, और जो है ये स्टेट कितने हैं, 3 है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। क्लियर है, तो याद रखना। और सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी कौन सी है, अरावली है। चलो क्लियर है, याद रह जाएंगे। चलो अब आ जाओ, अब चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कहता है भी एक ऋषि हुए हैं विशिष्ट नाम के, उन्होंने एक यज्ञ करवाया। कहाँ करवाया, माउंट आबू पे करवाया। और उस माउंट आबू पर जो यज्ञ करवाया, कौन सा, किसने करवाया, ऋषि विशिष्ट ने करवाया। वहां किन की उत्पत्ति हुई, राजपूत वंशों की। बस इतना याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तुमसे मतलब एचपीएससी के तुम डीपली क्वेश्चन जहां लिखना पड़ेगा वहां ये चीजें तुमसे पूछेगा। क्लियर है। उसके बाद एक नेक्स्ट लास्ट जो है मेरे बच्चे, एक गोपीनाथ शर्मा जो है, उन्होंने कहा ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने दिया। एक और है इतिहासकार जो है गोपीनाथ है, एक इतिहासकार का नाम और बताया जाता है मेरे बच्चे, गोपीनाथ शर्मा है, और एक है मेरे बच्चे भंडारकर। 2 इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, चंद्रबरदाई ने दिया है। क्लियर मेरे बच्चे। अब तुमसे ये दे सकता है, सिद्धांत दे सकता है भी राजपूत के बारे में दे तुमसे भी ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किस इतिहासकार ने कहा, तो किसने कहा, गोपीनाथ शर्मा ने कहा। और जो है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत राजपूतों वंश के बारे में किसने कहा, चंद्रबरदाई ने कहा। और किसने कहा ये विदेशी जातियां हैं, वो विदेश का ही था, तो वो तुम पहचान नहीं पाओ जाओगे। जो कर्नल कौन था, जेम्स है, और एक स्मिथ था, ठीक है। और एक जो बीच में हम कौन सा पढ़ के आए हैं, ओझा हरिचंद, और उन्होंने क्या कहा है, ये किससे, प्राचीन क्षेत्रीय के वंशज थे। 4 बातें बोली है मैंने, चारों तुम्हें रिपीट करा दी है। क्लियर है। अब मेरे बच्चे इनका अभी तक तो हमने पढ़ा, अब इनका हम थोड़ा सा ना क्षेत्र पढ़ लेते हैं। तो मैं बताऊंगी, हम भारत का मानचित्र बना ही लेते हैं, हमें जैसे आता है, अभी सीखना तो पड़ेगा, तो तुम बना लो। इनका क्षेत्र पढ़ लेते ना हम, कहाँ कहाँ रहा। अब तो आने लग गया ना मेरे को, थोड़ा तो बन ही गया। अरे मैं खुद की प्रशंसा खुद ही कर लूं ना, तुम तो करते नहीं हो। चलो, यहाँ मेरे बच्चों कौन सा क्षेत्र है, यूपी वाला, जो हम पढ़ के आए कौन सा है, कनौज। यहाँ कौन सा वंश था, अब कौन सा था मेरे बच्चे, नहीं वो जयचंद कहाँ का था, किस वंश का था, कनौज क्षेत्र था, गढ़वाल। इसमें गढ़ है की आवाज भी आती है, गढ़ है बाल भी आता है। तो याद रखना जो कहाँ था, जयचंद था, याद रह जाएगा तुम्हें। जैसे मैं बना रही हूँ बना लो। अरे ये तुमसे ना बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का। ये कौन सा आता है मेरे बच्चे, राजस्थान और दिल्ली वाला, अजमेर। और जो है दिल्ली वाला कौन सा क्षेत्र था मेरे बच्चे, कौन सा बस था, चौहान बस। कौन सा था, चौहान बस। मैंने तुम्हें लगभग करवा दिया, ये सारे करवाए हुए हैं। एक गुजरात मेरे बच्चों, गुजरात वाला जो है ये प्रतिहार, एक गुजर प्रतिहार बस मेरे बच्चे। यहाँ
गुर्जर प्रतिहार बस। इसके साथ ही हम यहाँ नीचे देखें तो इस गुर्जर प्रतिहार बस के बाद आता है, मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, चालुक्य वंश। और एक मेरे बच्चे इसके नीचे यहाँ जो अगर कहें तो इस क्षेत्र में मैं अलग कलर दे देती हूँ। अरे बनाना है, मैं देखूंगी हर किसी की कॉपी पे, देखूंगी बना या नहीं बना। मालवा का क्षेत्र, मालवा मेरे बच्चों, मालवा यहां तुम्हें वंश लिखना है, परमार वंश, परमार वंश। इसके नीचे मैं धार लिख रही हूं। और एक मेरे बच्चे यहाँ पाकिस्तान वाला क्षेत्र अगर बात करें, यहाँ जो है हिंदूसाई लोग रहते थे, हिंदूसाई थे। बना लो, ये फिर पढ़ेंगे इसके बारे में, बना लो, एक बार लिख लो। कोशिश करो ना, मैं भी तो करती हूँ, तुम्हारे सामने ही करती हूँ, देखो। अब यहां मैं आगे तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कौन सा क्षेत्र था, अब ध्यान से बनाना। आगे मैं लिखूंगी नाम, तुम बताओगे भी ये क्षेत्र कौन सा है, कहाँ है। पढ़ो, हमें आज कुछ और भी बहुत अच्छी जानकारी लेके आई हूँ, पढ़ेंगे। हाँ, ये थोड़ा नोट करना, पहले ऊपर लिखना, ये वाला क्षेत्र भी आता है, गुजरात वाला प्रॉपर क्षेत्र है ना, वो गुर्जर प्रतिहार है। उसके साथ कुछ जो यहाँ पहले क्या थे, राष्ट्रकूट भी पढ़े। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, राजपूत बस पढ़ेंगे, उसमें राष्ट्रकूट का जिक्र नहीं है, उसमें किसका, गुर्जर प्रतिहार बस का है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ फिर क्या आता है, चालुक्य बस भी आता है, क्या आता है, चालुक्य आता है उसी के क्षेत्र। ये क्षेत्र तो इतना छोटा तो नहीं है ना, मैंने तो यहाँ क्या पता ऐसे इनको मिक्स कर दिया हो। उसके आसपास का क्षेत्र है वो चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश के नीचे अगर मालवा का पठार तुमने नाम सुना हो तो मध्य यूपी वाला जो एरिया है, कहाँ पड़ता है मालवा का पठार, बताओ, नाम तो सुना है तुमने, मालवा का पठार है। तो मालवा वाले क्षेत्र में परमार वंश था, ठीक है। यहाँ जो मैंने इससे लिख दिया येलो कलर से, इससे ऊपर है, परमार से ऊपर है चालुक्य वंश, चालुक्य ऊपर, चालुक्य वंश से ऊपर है गुर्जर प्रतिहार वंश, है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाला ये आसपास का। पहले लिखो गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद लिखो चालुक्य वंश, उसके बाद लिखो परमार वंश। ये धार लिख लेना, ये मालवा की ना राजधानी हुआ करते थे। कर लिया मेरे बच्चा, लिख लिया, अच्छा, बड़े इंटेलिजेंट तो, लिख लिया मेरे बच्चे सभी ने, समझ में आया। मैं एक बार फिर रिपीट करी हूँ, अब ध्यान से सुनो। अब लिख लिया ना, अब तुम्हारा जो कॉपी में फोकस नहीं होना चाहिए, इधर बोर्ड पे होना चाहिए। अब सुनो, मैं अभी दोबारा, मेरे बच्चे यहाँ जो है ये पाकिस्तान वाला एरिया है, जो यहाँ कहते हैं हिंदूसाई राजा रहते थे। यहाँ क्या रहते थे, हिंदूसाई राजा रहते थे। और जो है ये तो चौहान वंश का तो हमने मोहम्मद गौरी में पढ़ ही लिया था अच्छी तरीके से भी। अजमेर और जो दिल्ली वाला क्षेत्र था वो किसका था, चौहान वंश का था। कहते हैं चौहान वंश जब पृथ्वीराज चौहान के बाद जब उसका वंश जो था वो बिछड़ गया था, मतलब है टूट गया था। एक प्रतापी राजा चला जाता है तो उसके बाद वंश तो टूट ही जाता है। तो कहते हैं ये 24 भागों में टूट गया। ये बात लाइन यहाँ लिख लो तुम, ये लाइन है भी चौहान वंश है ना, बाद में इसके टुकड़े हुए ना तो ये 24 भागों में टूट गया था। 24 भागों में चौहान वंश के 24 भाग, 24 टुकड़े हो गए थे। चौहान वंश जो है कितने भागों में टूट गया था, 24 भागों में टूट गया। किसके बाद, पृथ्वीराज चौहान के बाद, उसकी मृत्यु के बाद।
अब तो तुम्हें कोई चक्कर नहीं है ना। अभी दिल्ली उसका क्या था, ननियाल था। जो है दिल्ली किसने स्थापित की, तोमर बस ने की। बस पूछे और नाम पूछे तो अनंगपाल है, तोमर ने की, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे बच्चे कनौज वाला, तुम्हें पता है, या जयचंद था, गढ़वाल था। और कनौज को लेके तो लगभग संघर्ष चलता ही रहता था, त्रिपक्षीय संघर्ष मानो। और जो है उन्होंने भी गौरी ने सोचा था मध्य एशिया में मैं कनौज तक विस्तार जो है उस पर ज्यादा फोकस कनौज पे ही था, क्योंकि वो उसके चरम सीमा पे था। वहां सारी फैसिलिटी, मतलब उसका नाम सुन रखा था भी, दूर दूर तक है भी, कनौज एक है वहां अच्छा खासा साम्राज्य है। तो जो है मोहम्मद गौरी ने अपना टारगेट कहां तक बनाया था, कनौज तक। यह वही कनौज है जहां कौन सा गढ़वाल जो है चेचंद वाला जो है बसज है यहाँ, ठीक है। और जो है यहाँ हमने पढ़ा था भी, इसी कनौज को लेके एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो किन के बीच में हुआ मेरे बच्चे, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, ठीक है। पाल वंश में कौन राजा थे उस टाइम, धर्मपाल नाम के, याद रखना। त्रिपक्षीय संघर्ष जब चल रहा था ना, तो पाल वंश की तरफ से कौन सा राजा लड़ रहा था, धर्मपाल नाम का। ये कुछ की पॉइंट है जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तुमसे, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे बच्चे गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका धीरे धीरे इसका पतन हो जाता है। उसके बाद चालुक्य वंश आ जाता है यहाँ। चालुक्य वंश के बाद जो है यहाँ इसके आसपास का क्षेत्र, इधर मालवा का पठार, जो तुम ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो वहां आएगा। उस क्षेत्र में जो किसका था, परमार वंश था। मालवा की उस टाइम राजधानी क्या थी, धार थी, ठीक है। अब हम इनका जो है मैं लिखूंगी, अभी इनका हम क्या लिखेंगे। अब राजपूतों में कुछ प्रमुख बस तो कितने, गोत्र तो कितने हैं मेरे बच्चे, 36 हुए हैं, परंतु कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इनमें लिखो प्रमुख राजपूत बस, लिखो पॉइंट डालो। प्रमुख है राजपूत बस, प्रमुख का मतलब होता है कुछ एक पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम के ओरिएंटेड है। तो पहला मैं लिख रही हूं, स्थान तुम बता देना। गुर्जर प्रतिहार बस कहां का मेरे बच्चों, कौन सा क्षेत्र है, गुजरात है, लिखते जाओ, गुजरात है। दूसरा है मेरे बच्चे परमार वंश, चालुक्य वंश लिख लो, चालुक्य वंश, बताओ। उसके बाद लिखो परमार वंश, कौन सा रे, मालवा का क्षेत्र, मालवा वाला, मालवा, मालवा और धार लिख लेना दोनों ही साथ में, मालवा और धार है। उसके बाद एक वंश और लिखो, चौहान वंश, हाँ भूल गई मैं, चौहान वंश, चौहान वंश। चौहान वंश कहां से लेके मेरे बच्चे, अजमेर से लेके दिल्ली, दिल्ली वाला क्षेत्र है चौहान वंश। और चालुक्य वंश के साथ एक सोलंकी वंश भी लिख लेना। चालुक्य वंश को मैं यहाँ लिख देती हूँ, चालुक्य वंश और सोलंकी वंश, सोलंकी वंश कौन सा एरिया, ये भी गुजरात वाला, ये गुजरात वाला, ये भी गुजरात वाला। आगे लिखो मेरे बच्चे, चंदेल वंश, सिसोदिया वंश और गढ़वाल वंश। पांचवा लिख रही हूं, चंदेल वंश, सिसोदिया वंश, सिसोदिया, और जो लास्ट एक हमने पढ़ा था कनौज वाला, कौन सा पढ़ा था, गढ़वाल। गढ़वाल लिख लो, सीधा याद रह जाएगा, है जोड़ देना इसमें, गढ़वाल वंश। जो चंदेल वंश है ये बुंदेलखंड वाला है मेरे बच्चे, लिखो बुंदेलखंड, ये मेवाड़ राजस्थान, ये कनौज, ये तो लिख लो तुम, कनौज वाला, कनौज का है, ये राजस्थान, मेवाड़ वाला क्षेत्र है, मेवाड़ लिख लेना, मेवाड़ वाला। सिसोदिया वंश, चंदेल वंश, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का नाम सुना सुना लग रहा है, तुमने भी सुना है बुंदेलखंड, क्या सुना है बुंदेलखंड से,
हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का, वेरी गुड। ये लिख लो, लिख लिया। अब तुम्हें इसमें याद क्या रखना है, ये कल इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, आज तो हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं भी क्या क्या इसमें रहे थे राजपूत वंशों में, कल इनके बारे में कुछ खास बातें हैं वो पढ़ेंगे। अब जो जैसे मैंने तुम्हें बताया, विजेंद्र बरदाई ने जो है एक सिद्धांत दिया है, कौन सा, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। उसमें यह बताया गया, वो एक पुस्तक है, उसमें यह बताया गया भी एक ऋषि विशिष्ट हुए हैं, उन्होंने माउंट आबू पे क्या करवाया, यज्ञ करवाया है, उससे जो है राजपूत वंशों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो उनमें वो 4 कौन से थे, जहां उन्होंने कहा है 4 वंशों का जिक्र किया, तो स्टार्टिंग वाले 4 उन्होंने जिक्र किया है, किसने, चंद्र बरदाई ने। तो पहला गुर्जर प्रतिहार और जो है चौहान वंश तक। तो मेरे बच्चे इसमें अगर तुम ध्यान से अगर पढ़ते हो, इसको मैं याद करने का तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से अगर तुम पढ़ते हो तो 2 चै नाम से और 2 पै नाम से है। प्रतिहार में पै आता है, परमार में पै आता है, चौहान में चा आता है और चालुक्य में चा आता है, याद रख लेना, ठीक है। जो चंद्र बरदाई ने कहा है कि अग्निकुंड उत्पत्ति के सिद्धांत से जो ऋषि विशिष्ट ने यज्ञ करवाया, वहां 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई थी। तो उनमें वो 4 ये नाम बताए हैं, जिनमें 2 पै से शुरू होते हैं, प्रतिहार और परमार वंश, और 2 चै से, एक चालुक्य वंश और एक चौहान वंश, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये तुम्हारे कॉमन सेंस वहां काम करेंगे जहां सब कुछ काम करना छोड़ देगा। भाई आप तो निकल ही नहीं पा रहे, तो तुमसे पूछ ले भी चंद्र बरदाई ने अग्निकुंड से जो उत्पत्ति हुई इसमें से कौन से इसमें राजपूत वंश आया, कौन सा नहीं आया, तो वहां ये तुम्हारी काम आएगी। बाकी ये याद रख लेना, चाय से चंदेल भी होता है, ठीक है, और जो है ये गढ़वाल और सिसोदिया ये तो चलो अलग अलग है, ठीक है, याद रखना। क्लियर है? अरे हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें एक जगह लिखा, इतना क्लियर मेरे बच्चे, आज तुम्हें इतनी बातें याद रखनी है, परंतु इसकी एक बात है, मैंने तुम्हें ऊपर लिखाया था, हाँ चंद्र बरदाई की जगह मैंने नीचे लिखा था भी 36 क्या थे, गोत्र थे। तो वो 36 गोत्र थे, वो अलग अलग थे, जैसे सूर्य वंश हो गया, लिख लो, तो लिख लो, वो 36 गोत्र कर लेते हैं पहले, तो वो किस किस वंश से कितने कितने थे, हाँ लिखो, ऊपर मैन हेडिंग डाल दो, राजपूत वंश भी इसके पीछे लिख लेना, राजपूत है जो वंश थे, वंश थे, उसके पीछे 36 गोत्र लिख लेना, गोत्र, जिसमें पहला नहीं मेरे बच्चे, सूर्यवंश लिखो, सूर्यवंश, सूर्यवंश के 10 हुए हैं मेरे बच्चे, 10 गोत्र हुए हैं। फिर चंद्रवंश, इसके भी 10 हुए हैं गोत्र, ठीक है, अन्य लिखो, 2 लिखना है, अग्निवंश और ऋषि वंश, हाँ मैं लिख देती हूँ, सूर्यवंश, इसके ये गोत्र है मेरे बच्चों, 36 गोत्र है ना, सूर्यवंश से 10 गोत्र है, चंद्रवंश से 10 है, 2 नाम और लिख रही हूं मैं, एक अग्निवंश, इससे 4 है मेरे बच्चे, 4 गोत्र हैं, और एक जो है ऋषि वंश, इससे जो 12 बच गए क्या, हाँ 12 है, 12 गोत्र है। कल मैं ये सारे रिपीट नहीं करूंगी, कल तुम बताओगे इनके बारे में, आज मैं रिपीट कर देती हूँ हमने क्या क्या किया, तुमने लिख लिया, मैं बता देती हूँ। हमें मेरे बच्चे हमने कर लिया था अरबों पर आक्रमण, उसके पढ़ लिया, उसके बाद उसी के साथ ही क्या चल रहा था, हमारे राजपूत वंश आगे थे, इनका हम बीच में ही करते हैं, वहां जिक्र किया तो इनका जिक्र हो रहा था, तो ये हम अलग से पढ़ते हैं, राजपूत वंश जो है कैसे उभर कर सामने आए। तो कुछ इतिहासकारों के जो लिखने वाले थे ना, बुक्स लिखी है, उनके अलग अलग ओपिनियन रहे हैं। तो उनमें से पहला जो है एक विदेशी इतिहासकार की बात करें तो कर्नल जेम्स और जो है स्मिथ नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने कहा ये विदेशी जाति थी, ये क्या थी, विदेशी जातियां हैं, जो पहले आई ना उनके साथ आ गई, वो बाद में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके कुछ बसंत जो पूर्वज रह गए यहाँ, मतलब उसके उत्तराधिकारी सेनापति जो भी रह गए, तो उन्होंने धीरे धीरे संघर्ष करते हुए वो एक बड़े लेवल पर उभरे, वो राजपूत वंश है।
किसने कहा? ये तो विदेशी इतिहासकारों ने कहा है, जिसमें मैंने तुम्हें 2 वंश लिखा दी थे, एक शंख और एक कुषाण। उन्होंने ये संकेत दिया है। दूसरा जो है हमारे यहाँ चंद्र बरदाई कहते हैं, इतिहासकार हुए हैं जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे, जो उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। उन्होंने लिखा है अग्निकुंड का उत्पत्ति का सिद्धांत। वो कहते हैं भी बहुत कुछ कुर्ता फैल जाती है ना, तो कहते हैं भी कुछ ऋषि मुनि आते होंगे, तो उन्होंने यज्ञ कराया जिसमें ऋषि बताया, ऋषि विशिष्ट आए। उन्होंने माउंट आबू पर क्या करवाया? यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से जो है क्या 4 जो है राजपूत वंश उभर के आए, गुर्जर प्रतिहार, परमार वंश, चौहान वंश और चालुक्य वंश। माउंट आबू का फिर हमने बीच में पढ़ लिया, अभी माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। अरावली का सबसे ऊंचा वो है स्थान, और माउंट आबू जो इसमें सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो 17-22 मीटर ऊंची है समुद्र तल से, ठीक है। और जो है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये बातें हमने कर ली थी। उसके बाद जो है कहते हैं मेरे बच्चों, एक गोपीचंद है और एक जो है हरिचंद्र है, क्या हरिचंद है ओझा नाम के, ये इतिहासकार है। ये कहते हैं प्राचीन क्षेत्रीय के वंशज रहे। ये कहते हैं प्राचीन जो क्षेत्रीय लोग थे उनके ये वंशज है राजपूत वंश। अरे कलिए ना। फिर बाद में इतिहासकार आता है एक गौरीशंकर आता है। गौरीशंकर था क्या? गोपीनाथ है शर्मा थे, और एक जो है भंडारकर थे। वो कहते हैं कि ये क्या है मेरे बच्चे? ब्राह्मणों के उत्पत्ति का सिद्धांत है। उन्होंने बताया भी ब्राह्मणों से है ये, ठीक है। तो अलग अलग विचार अलग अलग रहे। उसके बाद हमने कुछ प्रमुख जो राजपूत वंश मैंने तुम्हें लिखाया, जिनमें 4 तो अग्निकुंड से माने गए हैं, जो मैंने लिखाया गुर्जर प्रतिहार जो गुजरात वाला क्षेत्र पड़ता है, चालुक्य वंश जो गुजरात वाला क्षेत्र है, परमार वंश जो मालवा का है। मालवा की राजधानी उस टाइम क्या थी? धार थी, याद रखना, राजधानी लिख लेना उसके साथ, ठीक है। उसके बाद जो है ये कहते हैं चौहान वंश अजमेर दिल्ली वाला क्षेत्र, और कनौज जो गढ़वाल वाला है वो हमने कनौज वाला जयचंद वाला पढ़ा। उसके बाद अगर बात करें सिसोदिया है मेरे बच्चे, ये कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान वाला है, मेवाड़ वाला क्षेत्र है। उसके बाद एक और लिखा हमने गढ़वाल, और चंदेल वाला कौन सा पड़ा? बुंदेलखंड वाला। बुंदेलखंड से याद रख लेना रानी लक्ष्मीबाई वाला स्थान है, ठीक है। कल आज हम इसके बारे में, इतिहास के बारे में तो इतना ही पढ़ेंगे। कल इसकी एक वीडियो और आएगी, उसके बाद अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी शुरू हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा, जो वंश आएंगे, गुलाम वंश आएगा, हाँ खिलजी आएगा, तुगलक आएगा, सैयद आएगा, लोधी आएगा, फिर मुगल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? तो उसके बाद जो है आज तारीख कौन सी है मेरे बच्चे? ये मैंने फिर गोत्र लिखे मेरे बच्चों, जो है चंद्र बरदाई ने कहे 36 गोत्र है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। सूर्य वंश से है, और जो है चंद्र वंश से है, और जो है अग्नि वंश और ऋषि वंश, अलग अलग गोत्र लिखा दिए, ठीक है। उसके बाद आज कौन सी तारीख बताई रहे तूने? 19 जनवरी। कौन सा डे है? कौन सा? राष्ट्रीय? चलो ये तो अलग से आ गया, मेरे मन में नहीं था भाई, झूठ नहीं बोलती मैं। राष्ट्रीय कल्पना दिवस, वो तो तुम कर ही रहे हो ना। अरे कल्पना तो कर ही रहे हो तुम। मैं जॉब लग जाऊंगा, फिर मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, ये वाला घर बनाऊंगा, मैं वहां घूमने जाऊंगा। कल्पना तो हम करते ही रहते हैं ना, यही होती होगी कल्पना। अरे होती है नहीं होती? विकास तू करता है या नहीं करता कल्पना? कुछ लगता तो नहीं, तेरी उम्र तो कल्पना वाली है भाई। बहुत अच्छी बात है, फिर तुमने बंद कर रखी है। तो जो कहते हैं मेरे बच्चे 15 साल के बाद जो 20-22 साल की उम्र होती है ना, वो इस उम्र में है ये। तभी तो मैंने बोला है तेरी तो कल्पना वाली खास बात है। तो लड़कों की खास होती है, लड़कियों की बाद में बताऊंगी, पहले लड़कों की बता देती हूँ। कोई और डे बताना चाहिए बता सकता है, एक डे और है खास है, उसकी बात करूंगी मैं। तो इसका तो मेरे ध्यान ही नहीं था, तुमने बता दिया तो मैं बता देती हूँ। तो लड़के ये सोचते हैं, हम अपने आप को हीरो समझते हैं। लड़के क्या समझते हैं? अपने आप को हीरो समझते हैं। उनका हेयर स्टाइल, चलने का स्टाइल थोड़ा सा जो 15 से 25 साल तक मान लो, बाद में भी होता है, परंतु ये खास होती है। अपने आप को शीशे में ज्यादा देखना, मतलब ये हमें साइको पढ़ाती है।
लड़कियां हीरोइन समझती है अपने आप को, कम नहीं है। लड़कियां भी अपने आप को हीरोइन समझती है, वो भी तो बाल संवारती है ना। वो ये सोचती है, तुम्हारे मन में खास बात चलती है भी, कोई भी तुम्हें देख, मतलब जब तुम जा रहे होते हो तो तुम्हें लगता है दुनिया हमें ही देख रही है बस, मैं ही हूं वो मॉडल। जो सब कुछ है मेरे को ही देख रहे हैं। तुम्हारे मन में नहीं है, हमारे भी फीलिंग आई थी जब हम जवान हुए थे, अब तो हम बुढ़ेरे में आ गए। तो ये तुम्हारे मन में चलता है, हम जब ब्याह शादी में जाते हैं या कोई पार्टी में जाते हैं या कहीं शॉप पे खड़े हैं, तो हमें ये फीलिंग्स आती है अंदर से भी, हम जिधर देखते हैं तो हमें कोई देख रहा होता है तो हमें लगता है बस वो मेरे की तरफ देख रहा है। हम एक लड़कियों में एक खास बात रहती है, हम एक कमीज 2 दिन इकट्ठे डालाएं तो हमें लगता है भी, लड़कियां ये सोचती, फीलिंग लेती है भी ये कहेगा कल ये डाल के आई थी। अरे कोई नहीं लेता, सारे अपने अपने में लगे रहते हैं। तुम्हारा वहम है ही, मैं ये वो क्लियर करना चाहती हूँ भी, तुम्हें ये वहम है भी, आज मैं ये सूट आज मैंने भी नहीं पहनना है भाई। मैं बता देती हूँ, तो मेरे को ये लगता है भी मेरे को ही देख रही है, अब नहीं लगता, वो टाइम था मेरे वाला, तो टाइम था तो ये लग रहा आज तो बस पता नहीं मेरे वाला ही सबसे अच्छा है। ये अंदरूनी फीलिंग होती है। तो ये 15 से 25 साल वाले बच्चों के बीच में और 20-22 साल तक तो बहुत खास होती है ये चीजें। चश्मा ले लिया, बैग ले लिया, मतलब चीजें ऐसे इंक्लूड करते हैं, हम हेयर स्टाइल बना लिया और चलते हैं तो ये सोचते हैं भी हमें ही देख रहे हैं, हमें नहीं देखते मेरे बच्चे, और भी काम होते हैं, तुम्हें थोड़ी देखते हैं पूरे दिन। तो ये जो है लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है, लड़कों में भी होता है, ये कॉमन सेंस होती है। तो थोड़ी सी इन बातों का ध्यान रखा करो, तुम्हें कोई नहीं देखता, तुम खुद को ही देख रहे। और उनमें एक खास, पानी लेके आओ भी, अब मेरे खांसी आएगी। और तुम ना खास ले जाते हो मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, रख दी, यहाँ रख दी। चलो, क्या बातें चल रही थी, कल्पना की चल रही थी। चलो, मेरे दिमाग में कुछ और आया था, वो अब चला गया खांसी के साथ। चलो, याद आएगा तो मैं बताऊंगी। एक मेरे बच्चों, आज के दिन क्या है, बलिदान दिवस है। क्या है मेरे बच्चे? बलिदान दिवस है। कोई बच्चा बता सकता है किसका बलिदान? सर्च ना करना भाई, सर्च नहीं करना। बलिदान दिवस है। क्या है मेरे बच्चे? बलिदान दिवस। महाराणा प्रताप का बलिदान है। किसका मेरे बच्चे? महाराणा प्रताप का। इसका नाम तो हर कोई जानता है। बलिदान मेरे बच्चों 19 जनवरी 1597, आज ही का दिन था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी मेरे बच्चे? महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। मैं इसके पीछे इससे लिंक जोड़ देती हूँ या मृत्यु लिख देती हूँ, तुम जोड़ देना। महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब जन्म ही लिख लो, मृत्यु लिख ही ली तो जन्म भी तो लिखना पड़ेगा तुम्हें। लिखो, 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म लिख लो। जन्म लिख लो, 9 मई 1540। सारे जानते हो महाराणा प्रताप को? बड़ी बड़ी मूंछे, एक भाला हाथ में लिए हुए। भाला तुम जानते हो? घोड़ा, उनका एक घोड़ा था, नाम बताइए कोई बच्चा? चेतक। वेरी गुड, शाबाश। महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था मेरे बच्चों, मैंने घोड़ा ध्यान से रखना भाई, मैं नाम से गड़बड़ी कर जाती हूँ। चेतक। घोड़ा क्या था मेरे बच्चे? चेतक नाम का। सपना चौधरी ने गाना भी निकाला था चेतक का। उनका तो कौन सा था? चेतक।
चेतक आया था ना। हाँ, मेरे को गाना आता नहीं, मैं बता नहीं सकती गाने के बारे में, परंतु चेतक नाम सुना है तो आता है। उसके पास स्कूटर था, स्कूटर ही था ना चेतक, सॉरी कहते हैं इतना मिल गया चेतक। हाँ, पहले वाला स्कूटर था भाई। वो तो तुम सारी फीलिंग ले ही गए, मेरे से तो अच्छी ले जाता। और तुम्हारी उम्र भी है, मैंने कहा मैं तो इतना ना जानूं, मैं तो देख लेती हूँ। बच्चों को पढ़ाना होता है तो कुछ बताना भी पड़ता है ना, तो उनको देखना जरूरी होता है। तो महाराणा प्रताप मेरे बच्चों कहते हैं इसका जो भाला था ना वो 81 किलो का होता था। उसका वजन हुआ करता था 81 किलो का। सपोज करो तुम 81 किलो का उसका वजन हुआ करता था। और कहते हैं इस महाराणा प्रताप का जो कवच था, जो युद्ध क्षेत्र भूमि में ये जो उसको लगा के उतरता था, वो 72 किलो का हुआ करता था। वो 72 किलो का हुआ करता था उसका जो कवच, युद्ध भूमि में वो जो लड़ने जाता था तो उनका 72 किलो का। तो कितने हो गए टोटल मिलाना मेरे बच्चे? 1500 सीधे ही हो गए, और 3 ये हो गए ऊपर 153 हो गए। और क्या थी उसके पास? तलवारें भी थी, 2 तलवार रखता था। कहते हैं महाराणा प्रताप 2 तलवार रखता था। और ये टोटल वजन जो था ना 208 किलो था। मैं टोटल लिख रही हूं, अब तलवारों का वजन नहीं लिख रही। तुम्हें 2 मैंने वजन बता दिया है, एक भाले का बताया है 81 किलो था, एक उसका कवच बताया जो युद्ध भूमि में जो उतरता था लड़ने के लिए तो वो कवच पहनता था, वो 72 किलो का हुआ करता था। क्लियर मेरे बच्चे? हाँ, जन्म इसका लिख लेना, मैंने जन्म तो लिखा दिया था ना। इसका जन्म स्थान पूछे ना, कुंभलगढ़ में हुआ है मेरे बच्चे। जन्म कहाँ हुआ उसका? कुंभलगढ़ में हुआ है। कुंभलगढ़ कहाँ है मेरे बच्चे? राजस्थान में है। उनका जन्म है कुंभलगढ़ में हुआ है। अब सपोज करो तुम्हें 10 किलो वाली पानी की बाल्टी तो तुम नहाने जाते हो, लेके जाते हो, तो इससे ऐसे होता है तुम्हारा मन। वो एक राजा था, होता है नहीं होता? पूरा शरीर इतना झोंक के रखते हैं, क्योंकि हम शरीर को डालते नहीं ना, हम ऐसे भी तो चल सकते हैं, कभी लेके देखना चला जाता है, पर तो आदत बन गई, शरीर की हैबिट बन गई ना, वैसे ही हम शरीर को डाल देते हैं। जैसे तुम इस शरीर को डालोगे वैसे ही बन जाएगा ये। तो तुम सोच सकते हो, कहते ये एक तलवार के बार से एक घोड़े का 2 पार्ट कर देता था, घोड़े को 2 पार्ट कर देता था। तो इसके बारे में खास बातें कोई बच्चा बता सकता है? मैंने तो इतनी लिखाई दी है तुम्हें, किसी बच्चे को याद हो? इसके बहुत सारे किस्से हम बताऊंगी मेरे बच्चे, बताओ रे। बताओ रे, एक मैं बता दूं तुम्हें याद आ जाए, हल्दी घाटी का युद्ध। चल तो रहा था मैडम, हम बोल ही नहीं पाए। अरे बोलने में तुम्हें शर्म आती है? मैं तुम्हारा ससुर थोड़ी हूं। चल लिखो मेरे बच्चे, हल्दी घाटी का युद्ध। ये खास बात थी। ये हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ मेरे बच्चे? एक तो महाराणा प्रताप हो ही गए, और किन के बीच में हुआ था? मुगल बादशाह अकबर के बीच में हुआ था। मुगल बादशाह, मुगल अकबर लिख लेना मेरे बच्चे, याद रह जाए, आगे अकबर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसका। तो मुगल बादशाह अकबर थे। कौन से नंबर के मुगल बादशाह मैंने लिखाया है तुम्हें, जब इसका मैं मध्यकालीन बता रही थी, 3रे नंबर का है। हुमायूं के बेटे हैं अकबर। मुगल बादशाह अकबर और किन के बीच में? महाराणा प्रताप के बीच में क्या हुआ मेरे बच्चे? हल्दी घाटी का युद्ध। कोई बच्चा प्रॉपर डेट बता सकता है कब हुआ? लिखो।
18 जून 1576 में हल्दी घाटी कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में बच्चे। मेवाड़ वाले क्षेत्र की महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। मेवाड़ की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर, मुगल बादशाह अकबर, याद रख लेना। जो कब हुआ? 18 जून 1576 में हुआ। अब सुनो कहानी क्या थी। कहते हैं भी अकबर जो महाराणा प्रताप का इतना रुतबा था, उनका इतना खौफ था अकबर को भी। महाराणा प्रताप जो है, खौफ तो होगा, जो 81 किलो का भाला उठा सकता है, तुम सोच सकते हो 72 किलो का, उसकी मूंछें भी इतनी बड़ी, मेरे को तो लगता है उसके। तो जो ये कहते हैं भी उनको इतना खौफ था, जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ना, तो वो कहते कुछ एक चुने हुए, मतलब 20,000 की सेना के आसपास ही थी उसकी, थोड़ी सेना थी किसकी? महाराणा प्रताप की, और मुगलों की बहुत बड़ी सेना थी। तो उन पे वो भारी पड़ गया था। ना तो महाराणा प्रताप जीता हल्दी घाटी का युद्ध, और ना ही अकबर जीता था, वो बीच बीच का रह गया। पर अकबर ना उसको संधि करने के लिए भेजता है, अपने राजदूत भेजता है, बहुत बार, 6 बार भेजता है, परंतु महाराणा प्रताप ने उनकी जो है शर्त कभी कबूल नहीं की थी। उन्होंने कहा भी युद्ध क्षेत्र में ही आ तू। तो अकबर की हिम्मत नहीं हुई उस युद्ध को देख के भी। एक बार हल्दी घाटी के बाद दोबारा इसकी हिम्मत नहीं हुई भी, वो महाराणा प्रताप को चेतावनी दी। 6 बार अपना राजदूत भेज चुका था, उसके बाद भी वो संधि नहीं की। बाद में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके कहते हैं भी 17 बेटे थे और 5 बेटियां थी। कितने थे? 17 बेटे और 5 बेटियां थी, और 11 शादियां हुई थी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं बता देती हूँ। मैं तो यहाँ लिख ही दूंगी, बाद में आ जाए तुमसे पूछे मैं तो कह दूंगी भी मैंने तो करवाया था। 11 शादियां हुई थी, यहाँ एक ही नहीं है मैडम। और क्या है, इसके 17 बेटे हैं और जो है 5 बेटियां हैं। बेटियां, हम एक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये था मेरे बच्चों साम्राज्य का विस्तार। कुछ भी मानो, कहते 11 शादियां हुई थी महाराणा प्रताप की, और यहाँ एक शादी भारी पड़ जाती है, बिखरी गई बस शादी होती। तो पहले तो ये लगा रहता है भाई शादी होगी होगी, बाद में ये सोचते टूट ही गए, कुछ ही नहीं है। यहाँ 11-11 संभाल रहा है, फिर भी 81 किलो का भाला संभाल, पता नहीं भी। 17 बेटे, यहाँ एक ही बेटा भारी पड़ रहा है ना। अरे सोच सकते हो क्या सोचे मैडम, अब तो दिमाग ही काम करना छोड़ गया, कल्पना थी वो भी है ना। अरे कलियर है, विकास कुछ कहना चाह रहा है? कह दे, इधर से आवाज आई है, कहते विकास कुछ कह रहा है मैडम। तो भी ऐसे ही बोल रहे हो तुम? क्लियर मेरे बच्चे? तो ये कुछ की पॉइंट थे, मैंने तुम्हें महाराणा प्रताप पढ़ाया। आज कौन सा है मेरे बच्चे, क्या दिन है? बलिदान दिवस। तो महाराणा प्रताप के बलिदान को हम कभी भी नहीं भुला सकते। जो है इतने बहादुर इंसान, उसके कुछ की पॉइंट थे, वो मैंने तुम्हें देने के काम किया है। उसके बाद इसकी कुछ बातें हैं, मैं फोन से बताऊं, मेरी याद नहीं रहती इतनी, या तो क्या देखने की बात तो आ ही जाती है। तो मैंने सोचा मैं बच्चों के सामने जरूर बोलूंगी। किसी ने डाल रखा है मेरे बच्चे, उसका है, कुछ लाइनें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं। सुनो, सुनना है तुम्हें, लिखना नहीं है, मिल तो कहीं जाएगी। सुनो, महाराणा प्रताप के 10 वाक्य थे। उन्होंने कहा सब में इतना ताकतवर होता है कि एक राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। ये बात मैं तुम्हें डेली कहती हूँ भी, सब में इतना पावरफुल है, ताकतवर है, जो एक राजा को क्या खिला सकता है? घास की रोटी खिला सकता है। दूसरी लाइन है इसकी, मनुष्य को गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। उसका गौरव और जो आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, इसलिए उनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। अगली लाइन है, अपने
अपने व अपने परिवार के साथ जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं वही सच्चे नागरिक होते हैं। तब तक परिश्रम करो, तुम्हारे लिए है, तब तक परिश्रम करो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिलें ना मिल जाए। ये किसके थे? महाराणा प्रताप के वाक्य थे। आगे है मेरे बच्चे, अन्याय वह अधर्म आदि का विनाश करना पूरी मानव जाति का कर्तव्य है। हर किसी का कर्तव्य है अन्याय और अधर्म का विनाश करना। आगे है, जो अत्यंत विकट परिस्थितियों में हार नहीं मानते वह हार कर भी जीते जाते हैं। जब तुम टूट जाओ, तुम्हारे एग्जाम में कम नंबर आए, तुम्हें लगे दुनिया खत्म हो गई, जैसे मेरे को लगा, मैं अब देख के आई केबीएस को, तो मेरे को एक दिन तो ऐसे लगा कुछ नहीं है यार, सारा कुछ पेपर है, खत्म हो गया, तो ये हार नहीं माननी है। बहुत कुछ होता है मेरे बच्चे। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डर कर झुक जाते हैं वो ना तो सफलता मिलती है उन्हें, ना ही इतिहास उसे याद करता है। अगर सांप से प्रेम करोगे, सुन लेना ये खास बात है, अगर सांप से प्रेम करोगे तो वह अपने स्वभाव के अनुरूप कभी ना कभी तो डसेगा। उसका स्वभाव है डसना। तो प्रेम जो है सांप से कर रहे हो तो मेरे बच्चे ध्यान से रहना होगा। आगे है, शासक का पहला कर्तव्य है अपने राज्य का गौरव और सम्मान बचाए रखना, और अपना गौरव, मान, मर्यादा और आत्मसम्मान के आगे जीवन की कोई भी कीमत नहीं होती। ये है, रोचक वाक्य थे उसके कुछ जो है सुनना चाहोगे। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े का नाम चेतक था, वो जो हमने लिख ही लिया है। महाराणा प्रताप की तरह उनका घोड़ा भी बहुत बहादुर था। महाराणा प्रताप का बचपन में प्यार से किक्का कहकर बुलाया जाता था। महाराणा प्रताप को क्या कहकर? किक्का कहकर। ठीक है, याद रखना, ये पॉइंट लिखने वाला भी है। आगे सुनो, महाराणा प्रताप और मुगल अकबर के बीच में हल्दी घाटी का जो है विनाशकारी युद्ध हुआ था, जो 18 जून 1576 को हुआ था। इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना महाभारत के युद्ध से की गई है। ये लिखो, की पॉइंट है ये। हल्दी घाटी का युद्ध जो है, क्या हो गया? वीडियो बंद हो गई? कोई बात नहीं, बंद कर दो, तो इसको बंद कर दो, बंद कर दो। ये यहां तक तो हो गया था ये तो सारा उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं।